सो बच्चों, जैसे हमने देखा था कि हमने कुछ पेपर अटेम्प्ट किया था अभी, तो उसमें कुछ क्वेश्चन भाई गलत हो गए थे अपने से भी। तो फिगर आउट कर रहे थे कि अभी उन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो उन क्वेश्चंस को जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो लेट मी टेल यू, जैसे पेपर 1 में सेक्शन 1 में तो अपना कोई क्वेश्चन गलत नहीं था, सच सब ठीक था। सेक्शन 2 भी ठीक था। सेक्शन 3 में शायद एक हमारा क्वेश्चन था जो हमने अटैम्प्ट नहीं कर पाए थे, जो गलत था अपना, वो था ये वाला क्वेश्चन। आई थिंक इस क्वेश्चन की बात जो की जाए तो ये क्वेश्चन शायद वन ऑफ द मोस्ट मतलब मैथमेटिकली चैलेंजिंग वाली बात है। थोड़ा सा ज्योमेट्री से देखो तो हम लोगों को प्रॉब्लम तो होती है ना, मतलब ज्योमेट्री इज नेवर आवर वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्टे, स्पेशली अगर जेई में ज्योमेट्री की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ज्योमेट्री की प्रॉब्लम थी, इट्स नॉट मोरल, इट्स नॉट द प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स। मतलब फिजिक्स वाला इशू इतना बड़ा नहीं था, ज़्यादा ज्योमेट्री का इशू था। फिजिक्स वाले इशू में भी अगेन देयर वाज अ चैलेंज दैट आई वाज फीलिंग। मैंने इस थीटा को ही सेम मान लिया था, मैंने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं लिया था। मैंने को लगा था रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन लिया, तो ये तो गलत इमेजिनेशन ही मैं कुछ उस समय पे देख रहा था। अगेन 11वां क्वेश्चन था, टाइम का प्रेशर था, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो यहाँ पे ये बात तो हमें समझ आ गई थी कि जो ये कहते हैं जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो फुल्ली पोलराइज्ड है, तो जो आई बी होगा वो tan इनवर्स ऑफ म्यू हो जाता है, एंड म्यू जो है अपना √3 होगा, हल्का सा सरफेस बोला हुआ था ग्लास का, तो विच विल बी 60 डिग्रीज। तो ये बात अपने हमको समझ आती है कि इस फेयर से जो यहाँ पे इसका जो नॉर्मल होगा वो ये होगा, राइट। द नॉर्मल विल बी समथिंग लाइक दिस। सेंटर से पास होने वाली लाइन, वर्टिकल सी लाइन कुछ हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल आने वाली है। आई होप दैट इज ओके। अब इस नॉर्मल, अगर ये नॉर्मल है तो इसमें हमें समझ आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 60 डिग्री होगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री होगा, देखो एक्चुअली एक प्रॉब्लम आती है, कुछ लोगों को लग रहा है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री होगा, कुछ लोगों को लग रहा है ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री होना चाहिए। ऐसा नहीं है यहाँ पे ना, मतलब थोड़ा सोचने वाली बात ये थी कि जो ये रे आई थी, जिस तरीके से आई थी रे, ये अपने को समझ आना चाहिए था कि ये जो रे ये दिस विल बी दी नॉर्मल इन दिस केस, सेंटर से बनाने वाली लाइन, तो ये पक्का से रिफ्लेक्ट होकर इधर की तरफ ही कहीं जा रही होगी, है ना। और थीटा एंगल पे जाएगी, समझ आ जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे तो ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन नॉर्मल होगी यहाँ पे, तो दैट वुड बी दी किस सिचुएशन, तो यहाँ पे रे कुछ ऐसे गई, रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ इधर की तरफ ही आएगी ना। अब इसमें अब बस बात ये थी, उल्टा थोड़ा सोच लेते हैं। उल्टा सोचने का मतलब ये क्या है कि हम ये चीज़ सोच लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है ना यहाँ पे, इधर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना, ये 60 डिग्री होगा। तो ये जो रे आएगी यहाँ पे इस तरीके से जो आ रही होगी, अब उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस देखने के लिए अपना नॉर्मल इस बार इधर की तरफ हो जाएगा, यहाँ पे जो नॉर्मल है। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसे, थोड़ी एंगल्स बनाने में थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। थोड़ा पेन को पतला कर लेते हैं। इज इट कैचिंग? हाँ, ठीक है। तो ये बात अपने को समझ आ गई कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है। और अगेन ऑब्वियसली बिकॉज ये रेडियस ही है, इक्वल डिस्टेंसेस होंगे, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। तो जैसे ही अपने को ये समझ आएगा एंगल 60 डिग्री होगा, तो इस वाली रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल सकते हैं। वो निकलेगा कैसे कि साइन 30 डिग्रीज साइन थीटा, और साइन थीटा तो बड़ा अलग से यूज़ किया है, साइन 60 डिग्रीज इंटू 1 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे जब देखेंगे थीटा मान लेंगे, आर मान लेंगे इसे, तो आर √3 साइन आर। जब हम √3 साइन आर के बारे में सोच रहे हैं यहाँ पे, तो हमको समझ आ जाएगा कि आर की वैल्यू जो है वो 30 डिग्रीज है। तो यार अपने को समझ आ जाएगा कि 30 डिग्रीज है। तो ये 60 है, तो ये भी समझ आ जाएगा कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है ना। और ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा। अब हमारे को इस थीटा एंगल के बारे में बात करनी है। इधर 120 डिग्री एंगल पता है, ये आर पता चल गया हमें, ये भी 120 डिग्री एंगल हो जाएगा। सॉरी, ये तो लाइन सीधी यहाँ से जा रही है, तो ये एंगल जो है ये 150 डिग्रीज हो जाएगा। आई थिंक दैट इज फाइन। अब हमारे को साइन थीटा के बारे में बात करनी थी। साइन थीटा कितना होगा? देखिए क्वेश्चन में प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए कि इन्होंने थीटा नहीं पूछा, साइन थीटा पूछा है। इसका मतलब सिर्फ थीटा कोई स्टैंडर्ड एंगल में से तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब साइन थीटा की बात पूछ रहे हैं, तो साइन थीटा की बात जब ये पूछ रहे थे, तो अब इसमें मुझे समझ आया कि यार साइन थीटा की बात जब ये पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम लोग एक अमेजिंग सी चीज़ ऐसी कुछ कर सकते हैं। ये देखो, ये थोड़ी सी ट्रिकी सी बात है, दिस इज़ ऑब्वियसली नॉट फॉर
लाइट हार्टेड पीपल, ये वाली जो लेंथ है ना अपनी, ये वाली लेंथ हमें एक्चुअली पता है क्योंकि ये लेंथ r/2 है और ये लेंथ r/2 और ये एंगल 120 डिग्री है। तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो 60 डिग्री हो जाएगा, तो r/2 sin 60 डिग्री, r/2 sin 60, r sin 60 डिग्री हो जाएगा, विच इज़ √3 r/2 कुछ हो जाएगी भाई। जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स या जा बाय, कल मिलते हैं, कल नाउ। अगर ये बात हमें समझ आ रही है तो फिर इसके बाद एक स्टूडेंट थी जो मिलना चाहती थी, तो कोई नहीं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि साइन, ये जो थीटा है, ये इसके सामने वाला एंगल पता चल गया हमें, ये लेंथ हमें पता है r है, इसके सामने वाला एंगल पता है 150 तो टोटल था। तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये हो जाएगा क्योंकि 120 है, ये 30 और ये भी 30 हो जाएगा, ये 120 डिग्री हो जाएगा। बस आपको फिर उसके बाद ना वही अपना एक रूल होता था ना, साइन रूल जो होता था वो वाला यूज़ करना था। साइन थीटा अपॉन उसके अपोजिट लेंथ √3 r/2 इक्वल्स साइन ऑफ 120 डिग्रीज और उसके अपोजिट वाली लेंथ r है, r कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू जाएगी वो √3/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 120 डिग्री, √3/2 होता है, 3/4 हो जाएगी। तो ये जो प्रश्न था, इस पर्टिकुलर प्रश्न का आंसर जो है वो 0.75 आ जाएगा। देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो चैलेंज फेस होगा वो यही वाला चैलेंज है कि ये जो हमने साइन थीटा पाई साइन a बाई a इज इक्वल टू साइन b बाई b वाली जो बात हमने एक्सप्लोर करी, ये वाली बात ना ऑब्वियसली कहाँ फिजिक्स के पेपर में हम लोग सोचते हैं, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है जो इसे नहीं कर पाएगी। स्पेशली एग्जाम प्रेशर में ज्योमेट्री इतनी लगाना आसान नहीं होता, तो कोई स्ट्रेस नहीं है अगर आपसे नहीं हो रहा है, तो वो इम्पोर्टेंट बात है। सिमिलरली आगे चलते हैं, तो जो मैट्रिक्स मैच था इसमें अपना एक मैच में एक गलत हो गया था अपना, कौन सा वाला, ये वाला था, ये गलत हुआ था अपना, ठीक है। इसमें हमने क्या प्रॉब्लम करी थी, हमारे से हमसे गलती ये हो गई थी कि भाई यहाँ पे हमने ये तो निकाल लिया था कि ये जो वैल्यू होगी वो 300/50 साइन ओमेगा t -37 इस तरीके से कुछ आ जाएगा। अब इसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ में देखो 300/50 की वैल्यू को अपने इग्नोर कर दिया, बस ये शिफ्टिंग कैसे होगी ग्राफ की वो चीज़ इमेजिन करी। हाउएवर दैट इज स्टिल नॉट वेरी वेरी क्लियर एंड ऑब्वियस व्हाटएवर, बट द आइडिया इज दैट विल बी 6 साइन ओमेगा t -37 डिग्रीज एंड t इक्वल टू 0 पे ऑब्वियसली ये नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज फाइन। ऑब्वियसली 6 इंटू -3/5 इज नॉट -5, सो वो एक छोटा मोटा चैलेंज है। बट अगेन द आइडिया इज़ कि इसको हमें इस तरीके से इमेजिन करना है कि हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे कि यार अब ये देखो थोड़ा सा ट्रिकी सी बात ही है, बट स्टिल कोई नहीं, मतलब इसका टॉप ऐसे कुछ है और मान लेंगे नीचे जा रहा है तो दिस शुड बी ओके। तो यही करेंगे, वो उसको सही करेंगे, या फिर इस वाले पार्ट में अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मे भी छोड़ने की बात हो सकती है, बट क्यू का ये वाला पार्ट ही लोग मार्क करेंगे। इस तरीके से हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें मतलब क्यू के लिए 5 होगा रादर देन 4, वो तो उसमें हमारे पास टाइम नहीं था ना, आखिर में 15वां क्वेश्चन था, तो एक साइड कि भाई एक आ गया ना बस आगे चलो, ठीक है। और वैसे भी आर और एस तो सेम ही थे, तो बस क्यू ही था जो थोड़ा जजमेंट वाली बात थी, तो इसलिए हमने फ़र्क भी नहीं पड़ा, ठीक है। सो पेपर 1 में अपने 2 ही क्वेश्चन थे एसेंशियली जो गड़बड़ हुए थे, जिसके बारे में हमें रूडी डिस्कस करना था। पेपर 2 में ज़्यादा क्वेश्चन है ऑब्वियसली। पेपर 2 में पहले तो सिंगल चॉइस करेक्ट में अपना एक क्वेश्चन था, कौन सा वाला, आई थिंक देयर वाज अ क्वेश्चन जो ये वाला एक क्वेश्चन था। इसमें हम लोग क्या गड़बड़ कर रहे थे कि हम लोग ये इमेजिन नहीं कर रहे थे कि यार किस तरीके से इसमें प्रॉब्लम आएगी ना, वो जो क्या कहते हैं, क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगी, ऐसा कुछ हम इमेजिन नहीं कर पा रहे थे। एरर की प्रॉब्लम थी ना, एरर का क्वेश्चन था ये। तो बस अब इवेंचुअली तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको पता है कि एट एनी वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो अगर हम नोटिस करेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू वुड बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ gm1 सॉरी बाई r। तो एट एनी पॉइंट अगेन मास बदल रहा है, तो वेलोसिटी और इसका मास का जो रिलेशन है अपना जाएगा v² r
इक्वल्स GM1। दूसरी बात यहाँ पे ये थी कि जब ये मासेस इंटरचेंज होंगे तो सब इंटरनल फोर्स इमेजिन करने के चक्कर में हमें ये इमेजिन करना था कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर रहे थे, उसमें कुछ गलती हो रही थी, हमें फील भी हो रहा था कुछ गलत कर रहे हैं हम लोग, बट हमने कहा चलो समझ आ रहा है करके देखते हैं। तो जो दूसरी बात हमारे लिए यहाँ पे जो रेलेवेंट थी वो ये थी कि जो M2 इंटू V2 जो उसकी वेलोसिटी है जो हमने यहाँ मार्क करी है इंटू R इज इक्वल टू M2 नॉट V0 R0 जो इनिशियल वैल्यू थी, उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। सेंट्रल फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन दूसरे स्टार के सेंटर से जाएगी। इनफैक्ट इसको एक कांस्टेंट बोल सकते हैं अपन लोग। बहुत अच्छी बात है। तो एक दूसरी बात रिलेशन आ गया कि V2R जो है VR जो है उसकी वैल्यू हमें पता चल गई एक कांस्टेंट डिवाइड बाय M2। इन्होंने R का एक्सप्रेशन हमसे पूछा था, तो V को एलिमिनेट करने के लिए इसको स्क्वायर कर सकते हैं, इसको स्क्वायर कर सकते हैं, एंड दोनों एक्सप्रेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर सकते हैं। तो R की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी G, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ तो नीचे वाले को ऊपर से कर रहा हूँ मैं एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे R का स्क्वायर है, तो मेरे पास कुछ आ जाएगा C स्क्वायर अपॉन M2 स्क्वायर अपॉन GM1 विच इज़ अगेन अनदर सम कांस्टेंट K अपॉन M2 स्क्वायर M1, क्योंकि हमें मास पे डिपेंडेंसी ढूंढनी थी R की। ठीक है, अब अगर हमारे पास ये आ गया तो अब हमें ये चीज़ सोचनी है कि यार dr/dt जो है होगा अपना वो क्या होगा dr/dt, क्योंकि अगेन इन्होंने पूछे किसकी वैल्यू, देखो इन्होंने पूछा है 1/r dr/dt पूछा है, तो एक्चुअली लॉग ले लो, क्योंकि प्रोडक्ट में तो लॉग लेने से आसान हो जाता था। तो उसमें क्या होता था कि dr/dt जो होगा हमारा वो कुछ मतलब लॉग लेने के बाद डेरिवेटिव लेंगे तो log r का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/r इंटू dr/dt इज इक्वल टू यहाँ पे 2/m2 इंटू dm2/dt माइनस होगा कहीं प्लस 1/m1 dm1/dt। यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि dm2/dt जो है वो है मास कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहा था, मास फ्रॉम राइटर स्टार। तो m1 जो m2 से मास जा रहा था तो dm2/dt माइनस गामा है प्लस dm1/dt जो है वो प्लस गामा है, इस तरीके से आ रहा था। अब हम लोग यहाँ पे ऐड करते समय सोच रहे थे यार क्या होगा m1 m2 की कोई रिलेशन तो गिवन नहीं है। उसमें एक फैक्ट जो था कि m1 बहुत बड़ा है m2 से, इस फैक्ट का इस्तेमाल किया जाना है अपने को, इस बात को इस्तेमाल करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला जो टर्म है क्योंकि m1 बहुत बड़ा है तो 1/m1 बहुत छोटा हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो ये -2 गामा बाई m2 आप इसे बोल सकते हो, ये जो टर्म है इसको। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना था, मतलब नथिंग ब्यूटीफुल अबाउट दिस। बहुत ही सी बात है, इग्नोरेंस और अप्रॉक्सीमेशन थोड़ा अजीब सा ही गलीब बात थी। तो बट यस दैट इज़ द आइडिया, मतलब दैट वी डिड नॉट थिंक व्हाइल डूइंग द क्वेश्चन एंड बिकॉज ऑफ विच वी वर नॉट एबल टू गेट एनी आंसर इन दिस। सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 में अपन का एक क्वेश्चन गलत हुआ था। सेक्शन 2 में अपना कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था, वो हीट वाला। तो हीट वाले की देखो बात करेंगे तो सिंपल सी चीज़ ये थी, देखो अगेन अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो फिर तो कोई नहीं, फिर देखते हैं इसको सॉल्व, कोई फिगर आउट करेंगे, बट देख लेना तो आपको समझ आ जाएगा। बट हाँ, इसमें जो था हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन, दिस कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी जो होती है उसमें जनरली हम कुछ हीट देते हैं और कुछ वर्क हमें मिलता है और कुछ हीट एक्सट्रैक्ट हो जाती है हॉट कोल्ड रिजर्वायर पे। जनरली क्यू इन ज़्यादा होता है क्यू आउट से, बिकॉज क्यू इन जो है क्यू आउट प्लस डब्ल्यू लॉजिकली बात होती है। एंड हीट एफिशिएंसी जो है 0.4 है, तो दैट इज़ ओके। सो 0.4 बेसिकली हमारे को ये बात समझ आती है कि जो 0.4 है वो क्या है, 0.4 एक्चुअली में 1 माइनस क्यू आउट बाई क्यू इन बोल लो, या फिर 1 माइनस जो आउट वाला टेम्परेचर है अपॉन टी इन, ऐसे कुछ भी बोल सकते हो, वो भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। इट एग्जैक्ट 50 जूल ऑफ हीट पर साइकिल फ्रॉम दी हॉट रिजर्वायर। हॉट रिजर्वायर से 150 जूल की हीट एक्सट्रैक्ट कर लेता है ये।
तो अगर ये ऐसा कुछ है तो भाई सबको समझ आ जाएगा क्यू इन 150 है। एफिशिएंसी जो है 0.4 है, तो बेसिकली क्यू आउट बाई क्यू इन। इन्होंने पूछा क्या है, वर्क एक्साइटेड फ्रॉम कार्नोट साइकिल, वर्क की बात करी है इन्होंने। वर्क का फॉर्मूला भी होता है दिस इज ऑल्सो वर्क बाई क्यू इन। क्यू इन पता चल गया 150 है, तो वर्क हमें पता चल जाएगा 60 जूल है। ये वाला ऑप्शन ठीक हो गया। टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर इन्होंने दे रखा था 1000 केल्विन है, हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर, इसका 1000 केल्विन टेम्परेचर है। एक्चुअली टेम्परेचर का रेशियो जो है वो तो हमें वैसे तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि ये वाली वैल्यू 0.4 है, तो टी आउट बाई टीन क्या हो जाएगा। बट आप ये भी सोच सकते हो कि ये 150 जूल यहाँ गया, 60 जूल यहाँ गया, तो यहाँ पे पड़ेगा 90 जूल। एंड क्यू आउट बाई क्यू इन जो है वो टी आउट बाई टी इन के रेशियो के बराबर होता है कार्नोट साइकिल में। टी इन दे रखा है, टी आउट पूछा है, तो टी आउट जो जाएगा कोल्ड रिजर्वायर, जो यहाँ पे कोल्ड रिजर्वायर पे हीट बाहर निकलती है, तो क्यू आउट टी आउट जो जाएगा वो अपना हो जाएगा 1000 इंटू क्यू आउट बाई क्यू इन। क्यू आउट अपना 90 है और क्यू इन 150 है, तो ये 600 केल्विन आ जाएगा, विच अगेन इज द करेक्ट आंसर। ये हम लोग आंसर्स रीच आउट कर गए थे जब हम पहले कर रहे थे। उसके बाद ये हो रहा था कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वाली बात हो रही थी। अब जब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वाली बात हो रही थी तो अपने को जब हमने सोचा टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर, अब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में एक्चुअली जो था हीट पंप की बात हो रही थी। मैं कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर वाला कोई फॉर्मूला लगाने लग रहा था, तो दैट इज व्हाई द आंसर दैट आई वाजंट गेटिंग दैट आंसर। तो बट नेगेटिव नहीं हुआ, 4 की जगह 2 नंबर मिल गए, बट दैट इज फाइन। तो आंसर नहीं आ रहा तो बहुत बच गए हम लोग, मैच कर जाते तो फंस जाते, कोई बात नहीं। बट अगेन द आइडिया इज सिंपल। देखो अब क्या है कि उसमें बोला कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस उसका 10 है, और 10 के अलावा जो दूसरी बात यहाँ बोली हुई है वो ये कि उसका जो कोल्ड हॉट रिजर्वायर उसका टेम्परेचर 300 केल्विन है। देखो पंप में क्या होता है, हीट पंप क्या होता है, रूम्स को गर्म करने के काम आता है, ठीक है। तो उसमें हम कुछ वर्क करते हैं, कंप्रेसर्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं, एंड कुछ वो क्यू इन सक करते हैं और रूम के अंदर क्यू आउट को थ्रो कर देते हैं। ये जो क्यू आउट होता है वो क्यू इन प्लस डब्ल्यू के बराबर होता है, ठीक है। क्यू इन सक करके इस तरीके से वो करते हैं, एंड जो एफिशिएंसी, जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है इन दिस केस हीट पंप के केस में हो जाती है क्यू आउट, क्योंकि रूम में कितनी हीट आई है रेलेवेंट है अपॉन डब्ल्यू। ये इन्होंने 10 दे रखा है। वर्क डन हमारे को पता है, तो हमें क्यू आउट पता चल गया कि 10 इंटू 60, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में बोला हुआ था कि जो वर्क डन है उतना ही वर्क डन दूसरे उसमें जाना है, ठीक है, उसको यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो 10 इंटू 60 कितना हो गया, 600 हो गया। ये 60 था तो ये 540 हो गया, सिंपल सी बात है। ये वर्क डन और क्यू इन मिला के क्यू आउट के बराबर होना है। तो अब दूसरी बात इसमें पूछिए, हीट सप्लाइड टू द हॉट रिजर्वायर ऑफ द हीट पंप। देखो घर में गर्म अंदर होगा ना, बाहर थोड़ा ना गर्म होगा, तो गर्म अगर हीट पंप है तो क्यू आउट जो है, तो क्यू आउट 600 है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है ना। टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर देखो इसमें कौन सा होगा, ये कोल्ड है और ये हॉट है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जो ये क्यू इन अपॉन क्यू आउट जो है, ये तो वही सेम आर्ग्यूमेंट है जो हमारा हीट वाला इसमें कार्नोट साइकिल वाला था, टी इन बाई टी आउट। मतलब अगेन ज़्यादा कम की बात मत सोचो, बस रेशियो सेम रहता है, ये समझने की कोशिश करो। तो जब यहाँ पे हमने इमेजिन किया इसे, तो क्यू इन बाई क्यू आउट 540 है अपॉन 600, और टी इन जो है वो अपने को निकालना है कोल्ड रिजर्वायर वाला, और टी आउट अपने को दे रखा था 300 केल्विन है यहाँ पे, तो ये 300 केल्विन है। तो यहाँ से अब जब हम नोटिस करेंगे तो हमें टी इन पता चल जाएगा, टी इन विल बी इक्वल टू 9/10 इंटू 300 विच इज़ 270 केल्विन, जिसकी वजह से ये वाला जो ऑप्शन है हमारा, ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। दैट इज़ द अमेजिंग थिंग इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत ही अच्छी बात है। तो आई थिंक इस वजह से अपना ये क्वेश्चन ठीक हो गया था, तो इसमें 2 मार्क इसमें बच गए थे अपने। और आई थिंक ये एक इस वाले पार्ट में भी अपने को थोड़ा सा चैलेंज था 6 वाले में, इसमें मैं 1 ही नंबर मिला, थोड़ा सा हम भूल गए उस समय सोचना, मतलब स्टार्टिंग में तो देख लिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंसेस, तो हमें पता था केसेस तो मल्टीपल हो सकते हैं, कि एक तो पहले रिफ्लेक्शन के बाद ही सीधे इमेज इधर बन गई थी, तो दूसरे वाली भी बन गई थी कि भाई सीधे यहाँ पे जो हमने किया है कि भाई यहाँ से रेज आएगी और इधर की तरफ वापस आएगी, तो रिफ्लेक्शन इस पर ही इमेज बन जाएगी, तो लेफ्ट में भी एग्जैक्टली सेम हो रहा होगा। और दोबारा से इस ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट पे कैसे बन सकती है कि यहाँ से रे जाए और रे जाने के बाद यहाँ से फाइनली रे इधर ही वापस आए दूसरे मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद। और अभी दोनों तरफ ऐसा हो तो सिमेट्रिकल होने के लिए आपको समझ आना था कि ये इधर की तरफ रे जानी चाहिए थी, पैरेलल जानी चाहिए थी। पैरेलल होती तो इससे रिफ्रैक्शन भी नहीं होता आपका, जो ये क्या कहते हैं ग्लास स्लैब है। लग तो बहुत स्ट्रेसफुल रहा था, बट अगेन दैट इज़ दी होल आइडिया। तो इस केस में पता है क्या होता है, ये रेस को अगर पैरेलल होना है
तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रेज जा रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रेज जा रही है ना, उसमें हमें समझ आना चाहिए था कि यार वो ऐसे आनी चाहिए एज इफ दे आर कमिंग फ्रॉम द फोकस। ठीक है, तो अगेन हमें पता है कि भाई ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो शिफ्ट हो जाती है टूवर्ड्स द ग्लास स्लैब, विच इज बेसिकली बाई t/2 इंटू 1 - 1/n0 एंड प्लस f हो जाना चाहिए था इतनी शिफ्ट होने के बाद। तो ये इसके बाद डिस्टेंस f होता, तो टोटल डिस्टेंस जो यहाँ से हो जाता वो हो जाता t/2 1 - n0 प्लस f। एक साइड पे जाता, इसको ट्वाइस कर देते, दूसरी तरफ 2f प्लस t इंटू 1 - 1/n0 डिस्टेंस आ जाता, एंड देन वहाँ से जब हम नोटिस करते तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर ऑल्सो। तो इन दिस केस एक ऑप्शन ना निकालने के चक्कर में 3 मार्क छूट गए थे, तो बट दुख तो हुआ, बट ठीक है जो है वो है, मतलब अब इसका तो कुछ हम कर नहीं सकते, सो दैट इज फाइन। सिमिलरली अगेन वंस वी अंडरस्टैंड दिस, तो फिर नेक्स्ट हमारे सामने ये बात आती है कि भाई पेपर 2 में अपन किस तरीके से देखेंगे चीज़ों को। पेपर 2 के सेक्शन 3 में, सेक्शन 3 में हमारे कितने नंबर थे? हमारे 24 थे, 2 क्वेश्चन हमारे गड़बड़ हुए इसमें। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये एक तो ये वाला क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक अपने कर दी, तो ये हमने निकाला। देखो ये वाला जो क्वेश्चन था, इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं दोबारा से सॉल्व करता हूँ तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर इसको थोड़ा बड़ा करके इमेजिन करना चाहिए था हमें। वो यही था कि ए एंड बी 1.7 1.5, तो हमें सिंपल सी बात है, हम लोग कुछ इस तरीके से इमेजिन करते हैं कि एक रेक्टेंगल है अपने पास, उस रेक्टेंगल में ये जो लेंथ है ये कुछ लेंथ है, और एक बार रे ऐसे जा रही है और एक बार रे ऐसे जा रही है। दिस इज 1.7 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल, दिस इज 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल। और अगेन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये डिस्टेंस दे रखा था d है, जो कि दे रखा है 2 मिलीमीटर है, और ये 1 मिलीमीटर दे रखा था और ये भी 1 मिलीमीटर दे रखा है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो अगर ये थिकनेस t थी, तो यहाँ पे अगर मैं सिमिलर ट्राइंगल से निकालूं कि ये t है, तो ये 1:3 है, तो ये t/3 हो जाता और ये 2t/3 हो जाता। यहाँ पे ये वाला पार्ट 2t/3 हो जाएगा, ये t/3 हो जाएगा। तो कौन सी रे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है? ऊपर वाली, क्योंकि वो डेंसर मीडियम में ज़्यादा दे रही। तो उसका जो इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ है वो 1.7। अगेन इस तरीके से हमें इस तरीके को देखना था। यहाँ पे अगर हम ये वैल्यूज़ देख पा रहे हैं तो कि 1.7 इंटू 2t/3 प्लस, एक सेकंड दोबारा लिख लेता हूँ ना, कन्फ्यूजन नहीं होगा, गलती करके एक बार आए दोबारा थोड़ा करेंगे। 1.7 इंटू 2t/3 प्लस 1.5 इंटू t/3, ये वाला डिस्टेंस था अपन का, माइनस इस वाले दूसरे वाले का देखेंगे तो 1.5 इंटू 2t/3 आ जाएगा, प्लस 1.7 इंटू t/3 आ जाएगा। तो अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.2 इंटू 2t/3 हो जाएगा, एंड माइनस 0.2 इंटू t/3। ये हमने गलती से कहीं कैलकुलेशन में प्लस हो गया ऑप्शन से। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, दैट इज़ परफेक्टली ओके। तो ये अगर आप देखोगे तो 0.2 इंटू 0.2/3 इंटू टी, और टी की वैल्यू जो थी वो थी 12 माइक्रोमीटर। तो वहाँ से जब हम देखते हैं तो 4 आ जाता था, तो 0.8, ये जो टी की वैल्यू 12 माइक्रोमीटर थी ना, हाँ टी की वैल्यू 12 माइक्रोमीटर थी, तो 2t 0.2 इंटू 2t/3 0.2 इंटू t/3, तो 0.2 इंटू t/3, तो 0.2 इंटू 4 0.8 माइक्रोमीटर अपना कुछ यहाँ पे शिफ्ट आ रहा था। हमने जब पिछली बार निकाला था तो वो 0.3t आ रहा था, इस बार कुछ वो अलग हो गया, राइट। इसमें let me see this if we are doing it right, t है ये, और ये 2 मिलीमीटर था, और l जो था वो 1 मिलीमीटर है। बिल्कुल ठीक बात है, एक रे ऐसे जा रही है, एक रे ऐसे जा रही है, तो इसमें जो डिस्टेंसेस हैं वो हम लोगों ने कंपेयर कर लिए। 1.7 इंटू t/3 एंड उसके ऊपर वाले में 1.5 इंटू t/3 था।
हम्म। है ना, मतलब मुझे लग रहा है तो ये तो आंसर नहीं आ रहा था जब मैं भी देख रहा था इसे, तो इसको वर्कआउट फिर से देखना पड़ेगा क्या अपने लोगों को। हाँ, क्या गड़बड़ हो रही है इसमें। 2t/3, t/3, दैट सीम्स ओके। तो यहीं पे t/3 2t/3 का ही कुछ ना कुछ लोचा लग रहा है हमें। 4 होगा, ये t/4 होगा। 1:3 है ना रेशियो, तो ये 3t/4 हो जाएगा, और ये 3t/4 हो जाएगा, और ये t/4 हो जाएगा। यस, ओ माय गॉड। कैलकुलेशन मतलब 2 बार गलती हो गई, इसे तो बिल्कुल पाप कर दिया अपन ने ये एडवांस के अंदर। 1.7 इंटू 3t/4 माइनस प्लस 1.5 इंटू t/4, और यहाँ पे 1.5 इंटू 3t/4 प्लस 1.7 इंटू 3t/4। इसको इस तरीके से हमें देखना होगा। जब इस तरीके से देखेंगे तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, तो हमें दिखेगा कि यार सब्ट्रैक्ट करने पे जो यहाँ पे जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है 0.2 इंटू 3t/4 माइनस 0.2 इंटू t/4। इस तरीके से आएगा, विच विल बी इक्वल टू 0.2 इंटू t/4 को कॉमन ले लेता हूँ तो 2 इंटू 0.2 t/4, और t की वैल्यू 12 माइक्रोमीटर डालते हैं अगर हम लोग, तो ये 10 आ जाएगा, तो 1.2 माइक्रोमीटर इस तरीके से हमारे को पता चल जाएगा। तो फाइनली 1.2 माइक्रोमीटर आपका ये आ गया, पाथ डिफरेंस आ गया था, और वहाँ से इसको कैपिटल डी बाई स्मॉल डी से मल्टीप्लाई करना था। तो जो शिफ्ट है, शिफ्ट जो हो जाता है कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी टाइम दी पाथ डिफरेंस होता है, विच इज़ कितना हो जाता है यहाँ पे, शिफ्ट कितना हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे शिफ्ट की बात करेंगे तो कैपिटल डी की वैल्यू जो है वो 2 मीटर है, अपॉन स्मॉल डी की वैल्यू 2 मिलीमीटर है, एंड उसके बाद अपना जो पाथ डिफरेंस है 1.2 माइक्रोमीटर है। 1.2 माइक्रोमीटर, जिसको मिलीमीटर में डालना है तो 10⁻³ डाल सकते हो मिलीमीटर के रूप में। तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे अपना 1.20 जवाब आ जाएगा इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये गलत हुआ, एक क्वेश्चन ये प्यारा सा क्वेश्चन ये गलत हो गया अपना। इस क्वेश्चन में क्या गलती करी हमने, एक्चुअली मैंने ओवर थिंक थोड़ा सा ये कर दिया कि यार मैंने ना SHM लगाने की कोशिश करी वेलोसिटी निकालने के लिए। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, 2 पार्टिकल्स ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तब होगी जब दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे की तरफ डायरेक्टेड है, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व तब होगी जब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो उस केस में बस ये देखना था कि वेलोसिटी कितनी होगी। यहाँ पे तो वेलोसिटी में मैं ओमेगा ए करने की कोशिश कर रहा था, और ओमेगा ए में काफ़ी ओमेगा निकालने की कैलकुलेशन और एम्पलीट्यूड निकालने की कैलकुलेशन दोनों थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रही थी, है ना। लॉजिकली स्पीकिंग तो यार निकल के जब जवाब आना चाहिए था, बट चलो अभी दैट्स अ क्वेश्चन फॉर सेपरेट टाइम। बट अभी के लिए तो जो हम देखते हैं, अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि हमें लग रहा था कॉस इनवर्स जो 0.9 है ना वो हमें परेशान कर रहा था, तो उसको हम किस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते थे, वो वाली बात थोड़ी सी हमारे लिए आ रही थी। और आपको पता है इसमें जो SHM के में थोड़ा सा ये होता था ना कि हम लोग उस तरीके से कैलकुलेट, कुछ अप्रॉक्सीमेशन होता था, तो वो अप्रॉक्सीमेशन कुछ हमें परेशान करी थी, इसलिए वो तो ठीक है, सेम नहीं आता। हाफ mv² इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन जीपी। तो बस mgl 1 - cos थीटा, ये वाला एक सपोजिटली बात थी कि इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी v है तो ये निकालना था हमें। यहाँ से जब हम सॉल्व करते हैं mm कैंसिल हो जाएगा, v की वैल्यू हो जाती है √2 टाइम्स g इज 8, g इज 10 and L is 8, and 1 - cos theta 1 - 9/10 हो जाता, that is 1/10, this cancels out, 16 का रूट 4 मीटर पर सेकेंड आ जाता। जैसे हमको ये समझ आता है कि जो 16 है 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, तो हम देख लेते हैं कि f' जो है फ्रीक्वेंसी, जब दोनों सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो वो f0 इंटू C+4/C-4 हो जाता, प्लस और दूसरी एक f1 ये हो जाता, और f2 जो हो जाता वो हो जाता f0 इंटू C-4, जब वो एक दूसरे से दूर जा रहा है अपॉन C+4, ये मिनिमम वाली फ्रीक्वेंसी हो जाती है। एंड देन हम इन दोनों का जब डिफरेंस देखते हैं आप,
ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, तो वो हम लोग देखते हैं कि जो एफ मैक्स माइनस एफ मिन जो हम निकालते, जो डिफरेंस हमें निकालना था एक्चुअली इस क्वेश्चन में कि मैक्सिमम वेरिएशन इन द फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो वो अपने करते तो इसमें आ जाता एफ नॉट, ऊपर आ जाता C+4 का स्क्वायर माइनस C-4 का स्क्वायर, ये तो हमने खेल लिया था, अपन C² माइनस 4 स्क्वायर ऐसे कुछ आ जाता। एंड एफ नॉट 660 है, तो ऊपर ही हो जाता 8 इंटू 2C, अपॉन नीचे भी आप इसे C² ऑन एन एवरेज ले लेते, तो 660 इंटू 8 इंटू 2 अपॉन C इज़ 330, ऐसे करके 2 आ जाता। 32 हर्ट्ज़ का हमारा जवाब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आना चाहिए। अगेन थोड़ा कैलकुलेशन में, मैंने कैलकुलेशन में अप्रॉक्सीमेशन तो करना ही पड़ता है इसमें, तो एग्जैक्ट में तो बहुत टाइम लग जाता। 32 के करीब आंसर आएगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब मैंने डिनोमिनेटर को थोड़ा बड़ा लिया है, तो इससे थोड़ा छोटा होगा डिनोमिनेटर, तो ये 32 से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगी वैल्यू, तो दैट इज़ फाइन, हम 32 मार्क कर देंगे, इसमें इतना कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है। तो आई होप आपको समझ आएगा, जो क्वेश्चन से मेरे से भी सॉल्व नहीं हुए थे एग्ज़ाम टाइम के अंदर या उस प्रेशर के अंदर। हाउएवर कोई पेपर के लिए जब सब लोग बोल रहे हैं, अगर एनालिसिस की बात करें तो पेपर सब लोग बोल रहे हैं बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बट ऐसा मुझे टू बी ऑनेस्ट नहीं लगा कि कहते हैं पेपर कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरीली मुश्किल हो। एवरी क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट जो क्लास में पढ़े हैं हम लोगों ने, आप लोगों ने भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे थे तो आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चंस देखे होंगे। हाँ, वो एडवांस के नाम पे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो हम लोग थोड़ा डर जाते हैं, बट अदरवाइज दिस पेपर वाज आई बिलीव सॉल्वेबल। ठीक है, एंड मतलब जैसे मेरे भी 95 आ गए थे दोनों पेपर मिला के, तो आपके भी टॉप करने का सोच रहे तो इतने आ सकते हैं, नहीं तो आई थिंक 50-60 नंबर भी, 60 मार्क्स भी अगर आपके दोनों पेपर मिला के आते हैं फिजिक्स में 120 में से, तो देन आई थिंक इट इज़ अ फेयर वैल्यू ऑफ मार्क्स, तो बहुत ही अच्छी बात है। आई एम श्योर आपको ये समझ आया होगा एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सो थैंक यू, आप भी इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लो, आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड देम वेल। थैंक यू बच्चों।